students, this is Shashi working as PGT Physics in KV2 Itanagar. In last videos we had learnt about chapter 7 of class 12th Physics alternating currents, in which we had discussed about different circuits of AC source. Now we will discuss about LC oscillation. What is LC oscillation? First hearing about this word, what image will capture in your mind? Let's start. LC ऑक्सीलेशन के अंदर बेसिकली हमारा एक सर्किट होगा. इसके अंदर हमारा L और C जो होते हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड होता है. L मीन्स इंडक्टर एंड C मीन्स कैपेसिटर. हम जानते हैं स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर होता है वो हमारा क्या होगा. यहाँ पर जब स्टार्टिंग में इनिशियली टाइम 0 है तो कैपेसिटर पर हमारा पूरा क्या है, कैपेसिटर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, चार्ज को स्टोर करके रखेगा. तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है UE वो क्या होगा, मैक्सिमम. बट इंडक्टर पर हमारा क्या है, कोई भी अभी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, कुछ भी मूवमेंट ही नहीं हो रही है. तो हमारा जो मैग्नेटिक एनर्जी है UB दैट विल बी 0 एट इनिशियल पोजिशन. आफ्टर सम टाइम व्हेन वी स्टार्ट आवर बैटरी क्या होगा, जो हमारे ये जो हमारा LC है इसको हम क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे. ठीक है, जो LC कॉम्बिनेशन है इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया. जब इनिशियली टाइम 0 है तो UE हमारा जो है मैक्सिमम है, वहाँ पर पूरा चार्ज हमारा क्या है, स्टोर है. और UB हमारा क्या है, 0. बट आफ्टर सम टाइम व्हेन वी स्टार्ट आवर बैटरी, चार्जेस विल बी स्टार्ट टू मूव फ्रॉम C to L, or we can say that capacitor to inductor. At T is equals to T/8 UE is equal to UB. कुछ टाइम बाद क्या होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है अचानक से सारा चार्ज जो हमारा ट्रांसफ़र होकर इंडक्टर पर पहुंच जाएगा. बट आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे क्या होगा, दोनों में इक्वल चार्जेस हो जाएंगे. जितना चार्ज हमारा कैपेसिटर पर उतना ही चार्ज हमारा किस पर होगा, इंडक्टर पर होगा. उस केस के लिए क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी के इक्वल होगा. उसके बाद जब एक टाइम एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जो हमारा सारा चार्ज है वो ट्रांसफ़र होकर किस पर पहुंच चुका है, इंडक्टर पे पहुंच चुका है. एट T इज इक्वल्स टू 2TA/8 UE विल बी 0. कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं, दैट मीन्स वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रेजेंट नहीं है. और B पर हमारा क्या है, सारा चार्ज पहुंच चुका है. तो UB हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. आफ्टर सम टाइम अगेन क्या होगा, जो हमने बैटरी ऑफ नहीं किया है, हमारा जो बैटरी है वो ऑन है. तो अगेन जो L पर जो चार्ज है हमारा वो वापस L से C की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा. चार्जेस तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन मूव करते ही हैं, तो अगेन मूवमेंट स्टार्ट होगी. आफ्टर T सम टाइम T इज इक्वल्स टू 3T/8 लेट देन UE इज ऑल्सो अगेन इक्वल टू UB. मतलब मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी फिर से इक्वल होंगी. अभी जो चार्ज है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, L to C मूव कर रहा है, जबकि इनिशियली हमारा चार्ज मूव कर रहा था C to L. नेक्स्ट पोजीशन में अगेन क्या होगा, हमारा जो भी चार्ज है L से टोटल चार्ज किस पर शिफ्ट हो जाएगा, कैपेसिटर पर, इंडक्टर से कैपेसिटर पर. अगेन हमारा UE क्या होगा, मैक्सिमम, और UB क्या होगा, 0. तो इस तरीके से ये जो हमारा मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक होता रहता है, चार्ज का जो ऑक्सीलेशन है वो होता रहता है L to C. इसे क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है हमारा LC ऑक्सीलेशन. LC ऑक्सीलेशन के अंदर क्या होता है, UE और UB में चेंजेस होते रहते हैं. दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, LC ऑक्सीलेशन. इसके बाद देखो हमारा अगर हम इसे ग्राफ से शो करना चाहें ऑक्सीलेशंस को, तो ये 2 टाइप से ऑक्सीलेशन हो सकता है. क्या हो सकता है, या तो जो चार्ज है वो हमारा टाइम के साथ उसमें चेंजेस कांस्टेंट रहे, तो ये जो ऑक्सीलेशन होगा दैट विल बी नोन एज अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन. अनदर वन विल बी चार्जेस जो टाइम का जो रेशो है वो क्या हो, वेरी करे पीरियडिकली वेरी करे. तो ये जो सेकंड ग्राफ है ये होता है हमारा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन. इफ Q be the charge on the capacitor at any time t and dL/dt the rate of change of current and di/dt is the rate of change of current, then यहाँ पर देखो अब हम बेसिकली जो हमारा मतलब पूरा पोटेंशियल है वो किस किस की वजह से होगा, एक वोल्टेज जो है हमारा, एक तो होगा हमारा इंडक्टर की वजह से और एक होगा हमारा कैपेसिटर की वजह से.
हम तो टोटल जो हमारा वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, 0, और हम कह सकते हैं दोनों का मतलब इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर की वजह से हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था EMI के अंदर कि जो हमारा इंड्यूस्ड EMF होता है, वोल्टेज होता है, वो क्या होता है, E इज इक्वल्स टू LdI/dt। तो E इज इक्वल्स टू का हमारा माइनस LdI/dt। अब वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो चार्ज हमारा है कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q/P। तो V हमारा हो जाएगा Q/C। तो दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा LdI/dt प्लस Q/C इज इक्वल टू 0। और वी कैन से दैट नेक्स्ट स्टेप, I की जो वैल्यू होती है हमें पता है क्या होता है, I रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो I की जगह हम पुट करेंगे dQ/dt, हमें रिलेशन मिलेगा LD²Q/dt² प्लस Q/C। यहाँ पर हम L को चेंज करेंगे, तो साइड चेंज करेंगे, d²Q/dt² प्लस Q/LC इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारी जो मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है डबल डिफरेंशिएशन के लिए एक इक्वेशन होती है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वो होती है d²Q/dt² प्लस ω²C। तो जब हम ω²Q, तो हम जब इस इक्वेशन से इसे मतलब कंपेयर करेंगे तो ये हमें मिलेगा ω² इज इक्वल टू 1/LC। The final equation represents simple harmonic electrical oscillation with omega as angular frequency. So omega is equal to 1/√LC। और अब ओमेगा को हम 2πf पे लिख सकते हैं। तो जब हम साइड चेंज करेंगे तो हमें फ्रिक्वेंसी मिलेगा 1/2π√LC। एफ जो हमारा नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है और ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। ये था हमारा LC ऑसिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आप लोगों ने सुना होगा वर्ड ट्रांसफॉर्मर से, जैसे हमारा जो मेन सप्लाई होता है पावर का वो कहाँ से होता है, ट्रांसफॉर्मर से होता है। तो ये तो अब हम अभी तक सुनते आ रहे थे डेली लाइफ में, बट हमें नहीं पता था कि मेन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, क्या उसका रोल होता है। तो वो सब हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मर इज द इलेक्ट्रिक डिवाइस बाय विच वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी चेंज। बेसिकली जो भी हमारा वोल्टेज में चेंजेस होते हैं वो कहाँ से होते हैं, ट्रांसफॉर्मर से। इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड वर्क्स ओनली फॉर AC वोल्टेज, नॉट फॉर DC वोल्टेज। ये सिर्फ AC के लिए वर्क करता है, DC के लिए वर्क नहीं करता है। तो जो भी हम वेरिएशन करेंगे वो AC के अंदर कर सकते हैं, DC के अंदर हम ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से कोई वेरिएशन नहीं कर सकते हैं। Transformer is a device which converts lower alternating voltage at higher current into higher alternating voltage at lower current। होता क्या है, कभी कभी जैसे फ्लक्चुएशंस होता है ना वोल्टेज में, तो ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज उसको हायर करंट में करता है और हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लोअर करंट में, अकॉर्डिंग टू डिमांड और सिचुएशन। मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा होता है ट्रांसफार्मर का। बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर देखिए हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट्स होती है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर रेक्टेंगुलर प्लेट्स ऑफ सॉफ्ट आयरन इज यूज। ये जो सॉफ्ट आयरन की यूज़ की जाती है। दिस प्लेट्स आर पैक्ड विद वन अबव अनदर एंड अ कोर इज डिजाइंड बाय पुटिंग एन इंसुलेटिंग मटेरियल अमंग दैम। दिस अरेंजमेंट्स आर मेड so that eddy currents cannot produce and energy loss can be minimized। ये जो हमारा प्लेट्स हैं इनको हम इतना पास रखते हैं कि यहाँ पर कोई एडी करंट्स प्रोड्यूस ना हो सके या फिर उसे हम मिनिमाइज कर सके एनर्जी लॉस जो होता है। एज एन गिवन फिगर 2 कॉइल्स आर मेड बाय कॉपर वायर। ये जो कॉइल्स है ये हमारी किसकी बनी हुई थी, रेड वाली जो कॉइल्स हमें शोन है ये कॉपर वायर की बनी होती है। वन कॉइल इज सेकेंडरी कॉइल। इन प्राइमरी कॉइल अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनपुट, यहाँ पर जो हमारे प्राइमरी पी से शो हो रहा है यहाँ पर हम इनपुट देंगे और जो लोड हमें शो कर रहा है वहाँ से हमें आउटपुट रिसीव होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज एडजस्टेड इन द मैनर सो दैट फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल रिमेन्स एसोसिएटेड एट मैक्सिमम विद सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफार्मर का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है। It is the phenomena of inducing EMF in secondary coil due to change in the current in the primary coil and hence the change in magnetic flux in the secondary coil। हम क्या करेंगे बेसिकली, मतलब यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर हम हमारा जो फर्स्ट
हमारा जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर हम करंट को चेंज करेंगे, तो करंट को चेंज करने की वजह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से हमें आउट जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा सेकेंडरी कॉइल के लिए लोड के थ्रू। अब थ्योरी में जो हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो बेसिक प्रिंसिपल है उस वो हमारा वर्क करेगा प्राइमरी कॉइल के लिए। तो ईपी जो होगा हमारा होगा N d∅dt, और प्राइमरी के लिए यूज़ कर रहे तो हमने P यूज़ किया N/P d∅dt। सेकेंडरी के लिए ES माइनस NS/d∅dt। ES/EP क्या होगा हमारा NS/NP, और इसको हम एक कांस्टेंट से डिनोट करना चाहे तो वो कांस्टेंट है हमारा K, where K is called ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न्स रेशियो। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होना चाहिए, आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। तो इसके लिए आउट पावर का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, P इज इक्वल्स टू VI। V है हमारा यहाँ पर E, V को हम किससे शो कर रहे हैं, E से, EMF से ना वोल्टेज को, तो हम देंगे ES/IS इज इक्वल्स टू EP/IP, और वी कैन से ऑल्सो दैट ES/EP इज इक्वल टू IP/IS। और लेकिन हमने जो फर्स्ट रिलेशन देखा है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में, वो उसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, ES/EP और IP/IS इज इक्वल टू NS/NP। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, आइडियली कंडीशन होती है ट्रांसफॉर्मर के लिए, ऐसा होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। एफिशिएंसी, अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कितना कर सकता कितना नहीं कर सकता, वो एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नीटा जो सिंबल है वो एफिशिएंसी के लिए, नीटा होगा हमारा ES/IS/EP/IP, जो सेकेंडरी कॉइल के लिए हमारा पावर है और आउटपुट पावर है डिवाइड बाय इनपुट पावर। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर नीटा इज़ 100%। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए, मतलब जितना हम इनपुट दे रहे हैं वो सारा किस में चेंज होना चाहिए, आउटपुट में, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाद ट्रांसफार्मर के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, देखो ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर दोनों की सेम होती है, बस इनमें कहाँ डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ टर्न्स में और करंट्स में। तो नंबर ऑफ टर्न्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए सेकेंडरी कॉइल के जो टर्न्स हैं वो ग्रेटर देन होते हैं कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल्स, और वी कैन से दैट जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो हमारा K इज़ ग्रेटर देन 1, और ES इज़ ग्रेटर देन EP एंड IS इज़ लेस देन IP। ये हमें याद रखना है, इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो करंट है वो सेकेंडरी के आउटपुट है वो कम होगा और इनपुट हमारा ज़्यादा होगा। स्टेप डाउन के लिए ट्रांसफार्मर के लिए सेम अगेन देखो, यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज़्यादा होंगे कंपेयर टू सेकेंडरी, तो NP इज़ ग्रेटर देन NS, और वी कैन से दैट K इज़ लेस देन 1। in that case IS is greater than IP and ES is less than EP। अब ये तो हमें पता चल गया कि स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप डाउन में क्या होता है बेसिकली। इसके बाद मतलब इनका वर्किंग क्या है, तो द ट्रांसफॉर्मर विच ट्रांसफॉर्म लो अल्टरनेटिव वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिव वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप का मतलब वो लो को किस में चेंज करेगा, हाई में चेंज करेगा वोल्टेज को, जो लो AC वोल्टेज होता है हमारा उससे हाई AC वोल्टेज में वो चेंज कर देता है, ठीक है। और स्टेप डाउन के अंदर द ट्रांसफॉर्मर विच ट्रांसफॉर्म्स हाई अल्टरनेटिव वोल्टेज इनटू लो अल्टरनेटिव वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये था हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद जो मतलब एनर्जी लॉसेस है वो किस तरीके से होता है एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो एक होता है कॉपर लॉस। Heat is produced due to the resistance of the copper winding of primary and secondary coils when current flows through them। ये जो हमने मतलब इसको वायरिंग कर रखी है वो होती है कॉपर की, तो जैसे ही यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी प्राइमरी और सेकेंडरी को उसके अंदर, तो उनकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होने लगती है, तो और वहाँ पर हमारा क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग थिक वायर्स ऑफ वाइंडिंग। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम जो मतलब कॉपर का वायर यूज़ कर रहे हैं उसे हम थिक उसका थिकनेस बढ़ा दें, हम उसे बहुत थिक मतलब यूज़ करेंगे, बहुत माइनर थिकनेस का यूज़ करेंगे, तो उसमें हमारा एनर्जी लॉस कम होगा। सेकेंड है फ्लक्स लॉस। इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज़ नॉट परफेक्ट, सो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेस्टेड। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम प्राइमरी कॉइल के अंदर चेंजेस कर रहे हैं करंट के अंदर, तो वो पूरा हमारा सेकेंडरी पे ट्रांसफॉर्मर में मतलब सेकेंडरी के लिए वो
जो भी हमारा ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पाता प्रॉपरली, क्योंकि उनकी जो बाइंडिंग वगैरह काफ़ी सारे फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। जो फ्लक्स है वो टोटल मतलब हमारा जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल। लिंकिंग कैन बी मैक्सिमाइज बाय वाइंडिंग द कोइल्स ओवर वन अनदर। तो जो कॉइल्स हैं उनको अगर हम उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसे हम कम कर दें, जैसे कि हम सोलेनॉइड वगैरह में होता है बिल्कुल पास में, उस तरीके से हम अगर इनकी डिस्टेंस को कम करें तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स लॉस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयरन लॉस। तो आयरन लॉस का फर्स्ट है हमारा पार्ट, मतलब आयरन लॉस के हम 2-3 पार्ट्स पढ़ेंगे। तो उसमें हमारा पार्ट्स होगा, फर्स्ट पार्ट एडी करंट लॉसेस। When a changing magnetic flux is linked with the iron core, eddy currents are set up which in turn produce heat and energy is wasted. तो क्या होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड आयरन कोर के साथ, वो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एडी करंट्स प्रोड्यूस करती है हीट, और उसकी वजह से एनर्जी यहाँ पर वेस्ट होता है। एडी करंट्स आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर इंस्टेड ऑफ अ सॉलिड आयरन ब्लॉक। तो यहाँ पर हम एडी करंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, जो हमारा आयरन कोर है उसको लैमिनेट करके, बिकॉज इन लैमिनेटेड कोर द एडी करंट्स आर कन्फाइंड विद इन द लेमिनेशंस एंड दे डू नॉट गेट एडेड अप टू प्रोड्यूस लार्जर करंट। इन अदर वर्ड्स देयर पाथ्स आर ब्रोकन इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस वंस। तो उनको अगर कंटिन्यूस एरिया नहीं मिलेगा, हम लैमिनेट कर देंगे तो उनकी जो स्पीड है वो ब्रेक होती जाएगी। तो वो जो मतलब एकदम से मतलब ज़्यादा करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो अचानक से जो एनर्जी लॉस है वो नहीं होगा, वो जो लॉस है वो स्मॉल अमाउंट्स में होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे एक सॉलिड कोर है और ये एक हमारा लैमिनेटेड कोर है, ठीक है। तो सॉलिड कोर में से सिर्फ 3 पार्ट्स कवर करने पड़े, बट हमने जब उसे लैमिनेट कर दिया है तो उसे 5 पार्ट्स कवर करने लगा। तो 5 में उसे उसका जो एनर्जी है वो थोड़ा ब्रेकअप हो जाएगा, वो इतना मतलब ज़्यादा लॉस नहीं होगा कंपेयर टू सॉलिड कोर। नेक्स्ट है हिस्टेरिसिस लॉ। When alternating current is passed, the iron core is magnetized and demagnetized repeatedly over the cycles and some energy is being lost in the process. क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट जैसे ही पास की जाती है तो आयरन कोर क्या होती है, मैग्नेटाइज होती है, कभी डीमैग्नेटाइज होती है बार बार। तो उसकी वजह से रिपीटेडली ओवर द साइकिल्स एंड सम एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के अंदर जैसे वो कभी मैग्नेटाइज होगी, फिर डीमैग्नेटाइज होगी, फिर मैग्नेटाइज होगी, फिर डीमैग्नेटाइज होगी, तो बार बार क्या होता है, उसका जो ये प्रोसेस है रिपीटिशन की वजह से एनर्जी लॉस होता है। अभी आप ही एग्जांपल लीजिए, आपको बार बार बोला जाए आप खड़े होइए बैठिए, खड़े होइए बैठिए, तो कुछ टाइम बाद आपकी एनर्जी लॉस होने लगती है। आपकी जो इनिशियली एनर्जी वो लास्ट में आपकी एनर्जी नहीं रहती है। तो सेम प्रोसेस होता है हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर। दिस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग सुटेबल मटेरियल विथ थिन हिस्टेरेसिस लूप। तो इसे क्या कर सकते हैं हम, मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आयरन और कॉपर वगैरह, इसको चेंज करके हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ कोर। Some electrical energy is lost in the form of mechanical energy due to vibration of the core and humming noise due to magnetostriction effect. क्या होता है, कभी कभी कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में वाइब्रेशन की वजह से। जैसे कि मतलब हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही हम लोग मतलब ट्रांसफार्मर को अपना ट्रांसफार्मर से प्राइमरी में जैसे ही करंट चेंजेस करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम जब वो प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहा है तो वो वहाँ पर मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो वहाँ पर वाइब्रेशन ऑफ द कोर होगा, तो उसकी वजह से ह्यूमिंग नॉइज ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। तो जो हमारा ह्यूमिंग नॉइज है उसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। इसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं जो हमारा मतलब वही मतलब जनरल रीजंस, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे ठीक करके, जो हमारे मेटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हम थोड़ा अच्छे उसका यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसी जनरेटर, और हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर है क्या, तो एसी जनरेटर के अंदर बेसिकली दो हमारे लार्ज मैग्नेट्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। हमने एक बड़ा मैग्नेट लिया है जिसके 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इनके बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर शीट्स लगाई है PQRS, ठीक है। एक इसका ये रोटेशन नॉब है R1
और एक है या B1, सेम है R2 और B2। इन्हें हमने कनेक्ट किया है आउटपुट के लिए लोड से। ये इसका रोटेशन एक्सिस है, जो डॉटेड रेड लाइन है वो रोटेशन एक्सिस है। अब हम इसे जैसे ही रोटेट करवाएंगे धीरे धीरे, देखिए जो हमारा P नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, जो P है उसकी जगह Q, PQ था वो RS की जगह आ गया, जो RS है हमारा वो PQ की आ गया। हमने इसे रोटेशन कंप्लीट करवाया है। तो AC जनरेटर और AC डायनामो और अल्टरनेटर is a device which converts mechanical energy into अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली जो हम जनरेटर वगैरह यूज़ करते हैं मैरिज फंक्शंस वगैरह में और भी किसी भी फंक्शंस में, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो कैसे वर्क करता है हम यहाँ ये देख रहे हैं। तो एसी जनरेटर जो होता है वो हमारा दो, उसके अंदर बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। और उनके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। जैसे ही हम उस कॉइल को मूव करवाते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैग्नेट्स की मूव करवा रहे हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस वगैरह चेंज होगा तो वहाँ पर फ्लक्स वगैरह चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कर रहे हैं। यहाँ पर कोई हम इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि उसके अंदर कोई भी जनरेटर को यूज़ क्यों किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है ना। जैसे लाइट वगैरह नहीं होती है तो हम उसे यूज़ करते हैं। तो हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं जनरेटर और डायनामो की हेल्प से। प्रिंसिपल, एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारा EMI है उस पर ही हमारा जनरली मेनली बेस्ड होता है। कंस्ट्रक्शन, फील्ड मैग्नेटिक विद पोल्स N एंड S, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इसमें दो फील्ड मैग्नेट। और सेकेंड है आर्मेचर कॉइल, PQRS जो था वो हमारा कॉइल था, हमने डायग्राम में देखा था अभी। थर्ड है स्लिप रिंग्स R1 एंड R2। फोर्थ है ब्रशेस B1 एंड B2 और 5 है हमारा लोड। ये सब इसके मेन पार्ट है कंस्ट्रक्शंस के। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैसे होता है। लेट द आर्मेचर बी रोटेड इन सच अ वे दैट द आर्म PQ गोज डाउन एंड RS कम अप फ्रॉम द प्लेन ऑफ द डायग्राम। हमने जैसे ही एक रोटेशन करेंगे तो जो हमारा PQ है वो किसकी जगह आ जाता है, RS की जगह आ जाता है। हमने अभी भी डायग्राम में देखा था। तो यहाँ पर जैसे ही ये चेंजेस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा EMF इंड्यूस्ड होगा एंड हैंस करंट इज सेटअप इन द कॉइल। और EMF इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पर करंट भी क्या होगी, इंड्यूस होगी। बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन हम देखेंगे रोटेशन की हेल्प से कि हम किस डायरेक्शन में रोटेशन करवा रहे हैं उसके। तो PQ हमारी जो डायरेक्शन की होगी करंट की वो होगी PQ RS R2 B2 B1 R1 P। आफ्टर हाफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल द आर्म PQ कम्स अप एंड RS गोज डाउन इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम। अगेन क्या होगा, हमारी डायरेक्शन चेंज होगी दोबारा। जैसे ही नेक्स्ट साइकिल हम कंप्लीट करेंगे। If one way of current is taken positive, then the reverse current is taken negative। अगर हम फर्स्ट टाइम जब हमने PQ से RS में हमने मूवमेंट करवाई है कॉइल को, तो अगर हम उसे पॉजिटिव ले रहे हैं तो नेक्स्ट में जब हम अगेन PQ को अपना RS पर लेके आएंगे तो हम उसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। Therefore the current is said to be alternating and the corresponding wave is sinusoidal। तो इसीलिए यहाँ पर जो करंट है उसे क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिंग, क्योंकि वो चेंज हो रही है। हाँ, हाफ साइकिल के लिए वो पॉजिटिव है, अगेन हाफ साइकिल के लिए वो नेगेटिव है, अगेन पॉजिटिव होगा, अगेन नेगेटिव होगा। तो ये जो यहाँ पर जो हमारी करंट होगी वो होगी अल्टरनेटिंग, और जो हमारी वेव होगी दैट विल बी साइनोसॉइडल। थ्योरी, अब थ्योरी में देखिए, इसके थ्योरी में क्या होगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B, इसके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, इसके अंदर हमने अपना एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा है PQRS, और ये जो हमारा रेड डॉटेड लाइन है ये हमारा रोटेशन ऑफ एक्सिस है, जो ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी से हम इसे रोटेट करवा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा अगर जो यूनिफॉर्म हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है और एन कैप इसका यूनिट वेक्टर है। तो फ्लक्स हमें पता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स वी नो दैट पाई विल बी NBA cos थीटा, और ये हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा है। एट टाइम T विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बट थीटा होता क्या है बेसिकली, ओमेगा इंटू T। एट T इज इक्वल्स टू 0 लूप इज अज्यूम टू बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा विल बी 0 डिग्री। तो फाई, जैसे ही हम थीटा की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल्स टू NBA cos ओमेगा T।
अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो d5/dt विल बी माइनस एन बी ए, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। अगेन जब हम ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा ओमेगा, तो फाइनल हमें मिलेगा d5/dt इज इक्वल्स टू माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। But we know that according to the definition of induced EMF, E will be minus d5/dt। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा EMF होगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। NBA ओमेगा को हम बोलते हैं E नॉट और मैक्सिमम EMF, तो यहाँ पर हमारा E हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो वो हमें ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरीके से। टाइम और थीटा के बीच में अगर हम ग्राफ देखेंगे तो वो हमें साइनोसॉइडल वेव की फॉर्म में इस तरीके से मिलेगा। ये हमारा था लास्ट टॉपिक अपने चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट्स का। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।